तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका टेक हैक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं आ चुका हूँ डिजिटल फॉरेंसिक्स की सीरीज के साथ वापस एक नया चैप्टर, एक नया पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में। डिजिटल फॉरेंसिक्स का सब कुछ पढ़ेंगे जहाँ पे हमने लास्ट ख़त्म किया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए जो डिजिटल फॉरेंसिक्स फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या साइबर सिक्योरिटी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ओपन कर लेता हूँ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज हम पढ़ेंगे विंडोज़ इवेंट लॉक्स, विंडोज़ प्रीपैच फाइल, विंडोज़ थंब ड्राइव्स, विंडोज़ शॉर्टकट फाइल्स और सोर्स ऑफ पोटेंशियल एविडेंस क्या क्या है, और फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ किए जाते हैं फॉरेंसिक्स लैब्स में। तो हमने लास्ट खत्म किया था एच बिन ब्लॉक्स पे। तो इसके आगे का जो चैप्टर है वो है विंडोज इवेंट लॉक्स। तो विंडोज इवेंट लॉक्स क्या होते हैं? तो विंडोज इवेंट लॉक्स आर डिलीटेड आर ए डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ए सिस्टम एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी इवेंट ऑन ए विंडोज सिस्टम। तो बेसिकली आप जो भी विंडोज में करते हो, आप विंडोज में कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो यार वो विंडोज इवेंट लॉग में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। विंडोज इवेंट लॉग्स कैसे खोल सकते हैं? लोकेशंस कहाँ होती है इसकी? विंडोज के फोल्डर में सिस्टम 32 विन ईवीटी, और इसके आगे जो लॉग्स फोल्डर है वहाँ पे आपके विंडोज लॉग्स जो है स्टोर किए जाते हैं। एक इवेंट व्यूअर नाम से यूटिलिटी आती है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, हम उसके थ्रू भी हम विंडोज इवेंट लॉग्स जो है देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर, ओके। तो बेसिकली हम कहाँ थे? जब भी कोई एक्टिविटी हो रही है विंडोज़ में, सिस्टम बूट हो रहा है या लॉगिन हो रहा है या कोई भी सॉफ्टवेयर एरर है, किसी भी टाइप की एक्टिविटी, कोई भी इवेंट हो रहा है विंडोज़ में, तो वो इवेंट में ज़रूर रिकॉर्ड होगा। विंडोज़ इवेंट लॉग फॉरेंसिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं रिलेटेड टू क्राइम के। भाई किसी ने सिस्टम लॉग ऑन किया था तो किस वक्त किया था, शट डाउन किस वक्त किया था, क्या एक्टिविटी की थी, कोई सॉफ्टवेयर एरर्स है या कोई मालवेयर इंस्टॉल हो गया है। तो मालवेयर बेसिकली क्या करते हैं कि कोई ना कोई आईपीस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या कोई बैकडोर्स हो गए, तो कुछ ना कुछ तो यूज़ कर ही रहे, तो आपके विंडोज़ इवेंट में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती ही है। तो टाइप्स ऑफ विंडोज लॉक्स क्या हो गए यहाँ पे? सिस्टम लॉक्स हो गए, रिकॉर्ड सिस्टम रिलेटेड इवेंट लाइक हार्डवेयर इशूज, ड्राइव फेलियर एंड ओएस अपडेट। ऐसा कोई भी इवेंट जो हार्डवेयर इशू है या कोई ड्राइव फेलियर, कोई भी ड्राइव आपके सिस्टम में, कोई भी ड्राइव है वो फेल हो जाती है, वो भी रिकॉर्ड होगी। और आपके सिस्टम के ओएस अपडेट जो विंडोज अपडेट करता रहता है वो सिस्टम लॉक्स के अंदर होगी। सेकंड बात करते हैं एप्लीकेशन लॉक की। रिकॉर्ड इवेंट जनरेटेड बाय एप्लीकेशन शोइंग एप्लीकेशन यूजेज एंड एरर। ऐसे लॉक्स जो एप्लीकेशन के थ्रू होते हैं, जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं विंडोज में, उनके लॉक्स एक अलग से एप्लीकेशन लॉक्स में रिकॉर्ड होते हैं। सिक्योरिटी लॉक्स में क्या हो सकते हैं भाई? यार मान लो आपका सिस्टम किसी ने लॉग ऑन करने की ट्राई की और वो फेल हो गया, तो उसका फेल अटेम्प्ट जो है वहाँ पे रिकॉर्ड होगा। फाइल एक्सेस अटेम्प्ट या प्रिविलेज चेंजेस, वो सारे विंडोज इवेंट लॉग्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं बेसिकली। फॉरेंसिक रिलेवेंस क्या है विंडोज इवेंट लॉग्स का? इवेंट्स लॉग हेल्प इन्वेस्टिगेटर ट्रैक यूजर एक्शंस, सिस्टम रिबूट्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो यार बेसिकली एक इन्वेस्टिगेटर को बहुत हेल्प मिलती है विंडोज लॉग से, यूजर की एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए, या सिस्टम कितनी बार रिबूट हुआ था वो चेक करने के लिए, कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए। सिक्योरिटी लॉग्स आर क्रूशियल फॉर ट्रैकिंग अनऑथराइज एक्सेस, लॉगिन अटेम्प्ट्स एंड प्रोटेक्शनल ब्रीचेस। तो यार बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अनऑथराइजेशन ऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम पे होता है तो विंडोज इवेंट लॉक मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड कर ही लेता है, तो वहां से अपने को पता चल ही जाता है। सिस्टम लॉक्स कैन बी रिवेल व्हेन द सिस्टम वाज पावर ऑन एंड पावर ऑफ हार्डवेयर इशू एंड सॉफ्टवेयर क्रैशेस। तो यार सिस्टम लॉक्स जो होते हैं, पावर ऑफ हार्डवेयर इश्यूज, सॉफ्टवेयर क्रैशेस, ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था। कॉमन यूजेस क्या क्या होते हैं? एनालाइजिंग लॉगिन इवेंट, आइडेंटिफाइंग सस्पिशियस एक्टिविटी, ट्रैकिंग फाइल एक्सेस एंड वेरीफाइंग द टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स। तो यार यहाँ पे कॉमन यूजेस में ये बताया गया है कि जो विंडोज लॉक्स होते हैं कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए होते हैं, फाइल का एक्सेस ट्रैक करने के लिए होते हैं, या वेरीफाइंग टाइमलाइन। या टाइमलाइन मैंने आपको पिछली बार बताया कि टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक्स में होता है, कि आपको टाइमलाइन एनालिसिस आना ही चाहिए, क्योंकि टाइमलाइन से आप बहुत चीज़ें पता लगा सकते हो। सेकंड बात करते हैं विंडोज प्रीफैच फाइल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है विंडोज फॉरेंसिक्स में। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रीफैच फाइल आर क्रिएटेड बाय विंडोज
to speed up the loading of files when an application is launched. Windows records information about the file and resources the application uses in a prefetch file which help the OS optimize future launches. तो प्रीफैच फाइल में क्या होता है, आप जब भी विंडोज ऑन करते हो, ऑफ करते हो, तो यार वहाँ पे एक बेसिकली लॉ फाइल जनरेट हो जाती है जो आपके सिस्टम को आप जब अगेन बूटअप करते हो तो वो फास्टर करने में आपको हेल्प देता है। यहाँ पे बेसिकली प्रीफैच फाइल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अबाउट फाइल्स, फाइल कौन सी जो भी फाइल्स आप ओपन करते हो, रिसोर्सेज एप्लीकेशन यूजेज इन प्रीफैच फाइल, जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो वो सारी प्रीफैच फाइल्स में यूज़ होती है। रिसेंट एक्टिविटी की बात करूँ तो प्रीफैच फाइल्स बोलना सही रहेगा, जहाँ पे प्रीफैच फाइल सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है, अपने पास एक डेटा रखती है, बेसिकली ओएस को बूटअप करने में हेल्प करती है फास्टर। और ये स्टोर कहाँ होती है, अपनी सी डायरेक्टरी में, विंडोज और प्रीफैच फोल्डर इसका होता है, आप जाके देख सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इच प्रीफैच फाइल इज नेम्ड आफ्टर ए एग्जीक्यूटेबल फाइल इन इट ट्रैक्स फॉलो बाय हैश वैल्यूज। तो कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है तो उसके बाद जो इसका फाइल नेम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। लाइक मैं नोटपैड डॉट टीएक्सी की बात करूँ तो यहाँ पे एक ये नोटपैड डॉट टीएक्सी क्या है, एक यूटिलिटी है जहाँ पे हम अपने सारे नोट्स वगैरह बनाते हैं। तो ये प्रीफैच फाइल में कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होता है, डॉट पीएफ एक्सटेंशन करके। द फाइल कंटेन डिटेल्स अबाउट द एप्लीकेशन लॉन्चेस टाइम, द नंबर ऑफ टाइम इट वाज एग्जीक्यूटेड एंड द फाइल एक्सेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो प्रीफैच फाइल जो लॉन्च टाइम, नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूटेड, कितनी बार एग्जीक्यूटेड हुआ, एंड द फाइल एक्सेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उस सिस्टम में, नॉर्मली लाइव एग्जीक्यूशन हो रहा है, हम कुछ एग्जीक्यूशन करें, कितनी बार फाइल का एग्जीक्यूशन हुआ, तो वो सारी चीज़ें प्रीफैच फाइल में होती है। फॉरेंसिक रिलेवेंस की बात करें, प्रीफैच फाइल प्रोवाइड ए टाइमलाइन ऑफ एप्लीकेशन यूजेस शोइंग विच प्रोग्राम वेयर रन, हाउ ऑफ्टन एंड कब, मेरा मतलब व्हेन। ओके, तो प्रीफेच फाइल क्या होती है कि यार आपके यूजर्स रिकॉर्ड करती है, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम क्या रन कर रहा है, कब रन हुआ, कैसे रन हुआ, वो प्रीफेच फाइल में होता है। दिस फाइल कैन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मालवेयर एज प्रीफेच फाइल आर क्रिएटेड फॉर मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल एज वेल। ओके, तो आपके सिस्टम में मान लीजिए कोई मालवेयर आ गया, तो प्रीफेच फाइल उसको भी तो रिकॉर्ड करेगी यार, कोई मैलिशियस चीज रन तो नहीं हो रही है, कुछ ऐसा ना ऐसा बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ रन तो नहीं हो रहा है, तो प्रीफेच फाइल के थ्रू आप पता लगा सकते हो। इवन इफ एन एप्लीकेशन इज डिलीटेड, it its prefetch file may still exists providing a record of its execution। तो आपने कोई सिस्टम में फाइल डाली और आपने डिलीट कर दी तो उसका भी एक रिकॉर्ड तो डॉट पीएफ एक्सटेंशन में होता ही होता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये फाइल डिलीट हुई है इस वक्त पे। अब इसके कॉमन यूजेस क्या है, tracking program execution, identifying malware activity, reconstructing a timeline of a user action, and verifying the use of specific application। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ट्रैक करना, मालवेयर की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, कोई भी टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट हुई है, यूजर्स के थ्रू एक्शन हुआ है तो वो फ्री फैच फाइल के थ्रू शो हो सकती है। अब बात करते हैं विंडोज थम्स डीबी की। यार इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बेसिकली क्या होता है कि थम्स डीबी इज ए हिडन सिस्टम फाइल क्रिएटेड बाय विंडोज एक्सप्लोर व्हेन यू व्यू ए फोल्डर इन ए थंबलाइन व्यू, इट स्टोर थंबलाइन इमेजेस ऑफ द फाइल इन दैट फोल्डर टू स्पीड अप द डिस्प्ले ऑफ थंबनेल्स इन द फ्यूचर। तो हम आपने देखा होगा जब हमारे पास खूब सारी इमेजेस होती है तो हम वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ऊपर साइड में, टॉप साइड में, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, थंब व्यू। तो जब भी आप थंब व्यूज करते हो तो उनके थंबनेल्स जो है वो विंडोज स्टोर कर लेता है। और स्टोर कहाँ करता है भाई, स्टोर विद इन द डायरेक्टरीज वेयर थंबनेल्स आर जनरेटेड विद इन इमेज और वीडियो फोल्डर। जहाँ पे डायरेक्टरीज जनरेटेड होती हैं उन्हीं के फोल्डर में थंबनेल व्यू जो है वहाँ पे जनरेट हो जाता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। कंटेंट स्मॉल वर्जन ऑफ इमेजेस, छोटी छोटी इमेजेस आपने देखी होगी, आप कई बार नोट करना कि विंडोज में छोटी छोटी इमेजेस आ जाती है, तो यार वो कहाँ से आ रही है, वो थंबनेल व्यू से ही आ रही है। एंड एसोसिएटेड मेटा डेटा अबाउट द ओरिजिनल फाइल सच एज फाइल का नेम क्या था, साइज क्या थी और क्रिएशन डेट क्या था। अब फॉरेंसिक रिलीवेंस की बात करें, files can provide thumbnail image of file that have been deleted or moved or offering a glimpse of their original content। तो फाइल कोई डिलीट हो गई है या मूव हो गई है तो उनका एक ओरिजिनल कंटेंट शो करना। थंबनेल फाइल्स कैन प्रोवाइड थंबनेल इमेजेस ऑफ फाइल। तो मैंने आपको बताया कि यार छोटी छोटी इमेजेस होती है जिनका
साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। आप उनको अगर खोल के देखोगे तो यार वो थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी या फट जाएगी इमेजेस। तो थंबनेल फाइल्स वो स्टोर होती है वहाँ पे। बेसिकली उनका ओरिजिनल कंटेंट का एक ग्लिम्पस जो है वो आपको बता देती है। थंबनेल यार हम यूट्यूब के लिए यूज़ करते हैं कि ये वीडियो है, ऐसी वीडियो, तो बेसिकली उस टाइप से अगर मैं बोलूँ तो दिस फाइल्स कैन बी हेल्प आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ इमेजेस और वीडियो इवन इफ द ओरिजिनल आर नो लॉन्गर ऑन द सिस्टम। अगर आपके सिस्टम से आपने फाइल डिलीट भी कर दी है तो थंबनेल से तो पता चल ही जाएगा कि भाई वो किससे रिलेटेड था डेटा। थंबनेल्स में बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो या कोई किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म ऑफ फोटो, मतलब बेसिकली पूरे कंटेंट का एक छोटा सा हिस्सा जिसके थ्रू पता चल जाता है भाई पीछे का क्या सीन था, मतलब वीडियो का क्या सीन था, वीडियो में क्या कंटेंट था। थंबनेल से आप इतना कुछ पता लगा सकते हो। इन्वेस्टिगेटर कैन यूज थंब डॉट db टू टाई विजुअल कंटेंट टू स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द सिस्टम इवन इफ दैट कंटेंट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। तो मैंने आपको बताया थंबनेल से बहुत कुछ पता चल जाता है कि किस रिलेटेड डेटा पड़ा था अंदर। कॉमन यूजेस यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिकवरिंग एविडेंस ऑफ डिलीटेड और हिडन फाइल्स, आइडेंटिफाइंग प्रीवियसली व्यू इमेजेस और वीडियो, एंड लिंकिंग सस्पेक्ट फाइल टू स्पेसिफिक डायरेक्टरी। यार अगर इसका कोई एविडेंस मिलता है जैसे कि हिडन फाइल और डिलीटेड डेटा, तो उससे ये पता चल जाता है कि प्रीवियसली क्या व्यू किया गया था, क्या वीडियो थी, क्या लिंक था स्पेसिफिक डायरेक्टरी के साथ। यहाँ पे जो थर्ड डेफिनेशन है यानी थर्ड फोल्डर जो है विंडोज शॉर्टकट एलएन के फाइल्स। विंडोज क्रिएट शॉर्टकट फाइल्स, विंडोज शॉर्टकट फाइल्स जो क्रिएट करता है विद इन द डॉट एलएन के एक्सटेंशन व्हेन ए यूजर क्रिएट ए शॉर्टकट टू ए फाइल फोल्डर और एप्लीकेशन। दिस फाइल स्टोर metadata about the target file such as its original path, the time it was accessed, and the even some basic file attribute। तो डॉट एल एन के एक्सटेंशन क्या काम आता है, जब भी आप कोई शॉर्टकट फाइल फोल्डर क्रिएट करते हो तो इसका मेटा डेटा स्टोर होता है। क्या मेटा डेटा, लाइक मेटा डेटा में बात करूँ टाइम स्टैम्प्स हो गए, डेट हो गई, या कुछ और ले लेते हैं, नेम हो गया या ओरिजिनल पाथ हो गया, कब एक्सेस हुआ था, वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती है। लोकेशन कहाँ होती है, शॉर्टकट फाइल्स कैन बी फाउंड इन वेरियस लोकेशन इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, स्टार्ट मेन्यू, एंड इन सी डायरेक्टरी यूजर स्लैश रिसेंट। तो आपने देखा होगा कई बार हम जब विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे रिसेंट्स फाइल आती है खूब सारी जो हमने रिसेंट में ओपन की है। तो हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर की बात करूँ, शॉर्टकट फाइल्स कंटेन इन्फॉर्मेशन सच एज original file path of the target, the date and time the shortcut was created, the last time the target file accessed, metadata about the target file including size, file system attribute and even the drive serial number। तो ये सारी चीज़ें हमको डॉट एल एन के एक्सटेंशन मिल जाती है एल एन के एक्सटेंशन से, शॉर्टकट फाइल से जो रिसेंट व्यू में अवेलेबल होती है। ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों में काम आती है। फॉरेंसिक रिलीवेंस क्या है इसका, एलएन के फाइल्स कैन बी रिवील फाइल्स कैन एंड फोल्डर दैट हैव बीन एक्सेस्ड बाय द यूजर इवन इफ द ओरिजिनल फाइल्स आर नो लॉन्गर प्रेजेंट ऑन द सिस्टम। अगर ओरिजिनल फाइल नहीं भी प्रेजेंट है ना सिस्टम पे तो अभी उसका एविडेंस तो मिल ही जाएगा। दिस फाइल कैन हेल्प बिल्ड ए टाइमलाइन ऑफ यूजर एक्टिविटी शोइंग व्हेन ए फाइल वेयर एक्सेस और ए प्रोग्राम वेयर एग्जीक्यूटेड। कौन सी फाइल कब एक्सेस हुई और कौन सा प्रोग्राम कब एग्जीक्यूटेड हुआ, इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं इस फोल्डर के थ्रू भी। Investigator can use LNK files to track down the original location of file that have been moved or delete। कोई फाइल या कोई फोल्डर जो डिलीट हो गया है या अवेलेबल नहीं है सिस्टम में तो उसका ओरिजिनल पाथ भी हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ स्टोर था। फिर वो फॉरेंसिक में बहुत हेल्प दे सकता है। अब जब हम डेटा कार्विंग करते हैं तो डेटा कार्विंग में हम स्पेसिफिक उस लोकेशन को बता सकते हैं तो वहाँ से वो फोल्डर्स रिकवर हो सकते हैं। Common uses reconstructing a user activity, identifying deleted or moved files, linking suspected to specific files or programs, and verifying access to sensitive data। यार यूजर की एक्टिविटी को पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब उसने जो जो एक्टिविटी की थी उसको वापस रिवर्स में लेके आना कि क्या क्या एक्टिविटी उसने की थी और उसको कैसे लिंक सस्पेक्ट्स हम लिंक कर सकते हैं। तो ये कॉमन यूजेस हमको बताता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शनल सोर्सेज ऑफ एविडेंस इन कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। बेसिकली ये भी उसी का पार्ट है लेकिन ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया है।
स्टोरेज डिवाइसेस हो गए, हार्ड ड्राइव्स हो गई, एसएसडीज हो गई, एक्सटर्नल स्टोरेज हो गए, हिडन पार्टीशंस हो गए। प्राइमरी स्टोरेज जो होता है हमारा, हार्ड ड्राइव्स एंड एसएसडी होती है। प्राइमरी स्टोरेज कंटेनिंग फाइल्स, एप्लीकेशन, सिस्टम लॉग्स एंड सिस्टम डेटा। एक्सटर्नल स्टोरेज क्या हो गए, यूएसबी ड्राइव्स हो गई, या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हो गई, या एसडी कार्ड्स हो गया, या उसके बैकअप्स हो गए। हिडन पार्टीशंस, यूजर माइट क्रिएट हिडन और इंक्रिप्टेड पार्टीशंस स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा और एविडेंस। यहाँ पे ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एविडेंस इन कंप्यूटर फॉरेंसिक, यहाँ पे ये सारे सोर्सेज है जहाँ से आपको एक आर्टिफैक्ट मिल सकता है, एक एविडेंस मिल सकता है क्राइम कमिट हुआ है उसके रिलेटेड। सेकंड, फाइल सिस्टम डेटा। फाइल सिस्टम डेटा में आपको क्या क्या मिल सकता है? एक तो मेटा डेटा मिल सकता है, एक डिलीटेड फाइल्स मिल सकती है, एक फाइल कार्विंग्स मिल सकती है। लाइक फाइल कार्विंग्स मैंने बताया कि जो डिलीटेड डेटा हम बेसिकली उसके अंदर ही रिकवर करते हैं। रिकवरी ऑफ फ्रेगमेंट फाइल्स फ्रॉम अनअलोकेटेड स्पेस और डिलीटेड पार्टीशंस। तो अनअलोकेटेड स्पेस हमारे सिस्टम में होता ही होता है जब हम मैनेज में दिस पीसी के ऊपर क्लिक करके, राइट क्लिक करके मैनेज में जाते हैं और वहाँ पे ड्राइव्स में जाते हैं, पार्टीशंस में। तो वहाँ पे आप देखते हैं एक अनअलोकेटेड स्पेस होता है छोटा सा, कहीं 10 जीबी का होता है, किसी के 100 जीबी का होता है, डिपेंड करता है आपकी कंप्यूटर की साइज पे। तो वहाँ से हम फ्रेगमेंट को रिस्टोर कर सकते हैं। सिस्टम लॉक्स मैंने आपको बता दिए। फोर्थ, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्टिफैक्ट्स, विंडोज रजिस्ट्री। रजिस्ट्री के बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, पूरा रजिस्ट्री का ओवरव्यू दे चुका हूँ और रजिस्ट्री के बारे में बता चुका हूँ कि 5 हाइव्स होती है रजिस्ट्री में। प्रीफेच फाइल मैंने आपको बता दी। पेज फाइल्स एंड स्वैप फाइल्स क्या होती है? टेम्परेरी डेटा डेट कंटेन फ्रेगमेंट ऑफ मेमोरी इंक्लूडिंग सेंसिटिव डेटा फ्रॉम रनिंग एप्लीकेशन। पेज फाइल्स और स्वैप फाइल्स बेसिकली यही होती है जहाँ पे आपका टेम्परेरी डेटा, फ्रेगमेंट्स ऑफ मेमोरी जो स्टोर होता है वो स्वैप फाइल और पेज फाइल्स में स्टोर होता है। सेंसिटिव डेटा फ्रॉम रनिंग एप्लीकेशन। फिर बात करते हैं रैम की। वोलेटाइल डेटा और फिर आ जाता है नॉन वोलेटाइल डेटा। या वोलेटाइल डेटा क्या हो गया कि आपका लाइव सिस्टम है जिस पे आप लाइव फॉरेंसिक करो, आप क्राइम साइट पे करो, आपको लाइव सिस्टम मिल गया तो वहाँ पे आपको वोलेटाइल डेटा मिलेगा जहाँ से आप रैम डंप ले सकते हो और रैम से आपको काफ़ी आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं, काफ़ी सारे एविडेंस मिल सकते हैं। इंक्रिप्शन की मिल सकती है, ओपन एप्लीकेशंस मिल सकती है, चैट के सेशंस मिल सकते हैं। फिर आते हैं मेमोरी डंप की बात करें। मेमोरी डंप हो गया भाई कि हमने नॉन वोलेटाइल वे में ले लिया, अगर वोलेटाइल सिस्टम भी अपने को मिले तो हम उसका भी मेमोरी डंप ले ही लेते हैं। स्नैपशॉट्स ऑफ रनिंग प्रोसेसेस, नेटवर्क कनेक्शंस एंड लोडेड डेटा एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। सिक्स, बात करें यूजर प्रोफाइल एंड अकाउंट। इसके अंदर आ जाते हैं यूजर डायरेक्टरीज, यूजर स्पेसिफिक फोल्डर कंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, डेस्कटॉप आइटम एंड पर्सनल सेटिंग्स। ये यूजर डायरेक्टरी जो है कंटेन करती है। ब्राउजर हिस्ट्री एंड कैशे, रिकॉर्ड ऑफ वेबसाइट विजिटेड, कैशे पेजेस एंड कुकीज, बुकमार्क्स एंड ऑटोफिल डेटा। ये ब्राउजर हिस्ट्री और एंड कैशे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेंसिक्स में, जिसके थ्रू आप एक बिहेवियर पता लगा सकते हो एक क्रिमिनल का। लाइक वो क्या एक्सेस करता है, उसका माइंड सेट क्या है। ईमेल क्लाइंट्स, ईमेल अटैचमेंट्स एंड मेटा डेटा स्टोर इन क्लाइंट एप्लीकेशन लाइक आउटलुक, थंडरबर्ड एक्सेट्रा, जो हमारे सिस्टम के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होती है उससे हम एविडेंस निकाल सकते हैं। फिर आते हैं नेटवर्क आर्टिफैक्ट्स। वाईफाई एंड इथरनेट लॉक्स, लॉक्स ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस एंड कम्युनिकेशन सेटिंग्स। नेटवर्क ट्रैफिक लॉक्स, कैप्चर ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक शोइंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा यूजफुल इन ट्रैकिंग मैलिशियस एक्टिविटी। तो ये मालवेयर में बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर बात करें कम्युनिकेशन डेटा, मैसेजिंग एप्लीकेशन, चैट लॉग्स एंड हिस्ट्री फ्रॉम एप्स लाइक व्हाट्सएप, सिग्नल, स्लैक्स एक्सेट्रा। ईमेल फाइल्स, स्टोर ईमेल इन फॉर्मेट लाइक पीएसटी, आउटलुक, एमबॉक्स, थंडरबर्ड विद कंटेंट एंड मेटा डेटा। इस एक्सटेंशन में स्टोर होती है आउटलुक की और थंडरबर्ड की फाइल्स। सोशल मीडिया आर्टिफैक्ट्स, कैशे डेटा, इंटरेक्शंस, क्रेडेंशियल्स एंड एक्टिविटी लॉग्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर। ये सारी एप्लीकेशंस फेज अपने सिस्टम में होती है तो उनके क्रेडेंशियल्स भी अपने को कई बार मिल जाते हैं क्राइम साइट पे। फिर बात करें इंक्रिप्शन एंड पासवर्ड। इंक्रिप्शन की मिल जाती है, रिकवर की और इंक्रिप्टेड कंटेनर लाइक बिट लॉकर, वेराक्रिप्ट दैट में कंटेन वाइटल एविडेंस। बिट लॉकर जो हम डिस्क को लॉक करने के लिए यूज में लेते हैं, तो वहाँ पे इंक्रिप्शन की मिल सकती है जिसके थ्रू हम लॉक खोल सकते हैं। पासवर्ड हैशेस, हैशेस यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम हैशेस के बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली हैश इंटीग्रिटी मेंटेन के लिए होता है फॉरेंसिक पर्पस में। स्टोर पासवर्ड इन हैश फॉर्म दैट कंटेन क्रैक टू गेन एक्सेस टू इंक्रिप्टेड डेटा।
credentials files file storing credentials for website application and online services। जो भी आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं या कोई और जीमेल अकाउंट्स उनके क्रेडेंशियल्स स्टोर होते हैं फाइल में एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में। फिर बात करें वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर्स। अगर सिस्टम पे वर्चुअल मशीन है, कई बार क्या होता है ना, जैसे डार्क वेब एक्सेस करना होता है तो टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसको डार्क वेब के लिए बनाया गया है। बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप पेन ड्राइव में बूट करो और किसी भी आपके पास कोई सिस्टम है तो उसमें प्लग कीजिए और डायरेक्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल पड़ेगा। उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ रैम पे चलता है, वो एसएसडी या हार्ड डिस्क पे नहीं चलता। और उससे हम डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं खूब सारे एडवांस लेवल के जो जो आपको ट्रैकिंग से बचाते हैं। तो हम कहाँ थे, वर्चुअल मशीन इमेजेस पे। वर्चुअल इन्वायरमेंट दैट mimic real computers and may contain hidden or isolated data। तो वर्चुअल मशीन्स हम क्यों यूज़ करते हैं यार, आइसोलेटेड सिस्टम यूज़ करने के लिए, कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम हो तो हमको वहाँ से भी एविडेंस मिल जाता है। डॉकर कंटेनर्स होते हैं। डॉकर बेसिकली क्यों यूज़ होता है यार, टाइम बचाने के लिए डॉकर का यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है गिटहब पे, बड़े बड़े कोड्स होते हैं, उनको रन करने के लिए हम डॉकर्स का यूज़ करते हैं एक आइसोलेटेड फॉर्म में, जो हमारे सिस्टम को डैमेज नहीं करता है, एक कंटेनर के अंदर रन करता है। Mobile device synchronization, device backups, data from synchronized mobile devices such as contact messages, call logs and photo store locally on the computer। तो कंप्यूटर में ये भी चीज़ें स्टोर होती है अगर आपने कोई डिवाइस कनेक्ट किया है तो, या उसका बैकअप लिया है किसी सॉफ्टवेयर से। रिमूवेबल मीडिया लॉक्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड डिवाइस, जब आप मालवेयर की फॉरेंसिक्स कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए भाई कि मालवेयर कैसे अंदर आया है सिस्टम के अंदर, फिजिकली आया है या ऑनलाइन मोड से आया है। तो ये इससे पता चल, रिमूवेबल मीडिया लॉक से ये पता कर सकते हो आप। लॉक्स ऑफ प्रीवियसली कनेक्टेड यूएसबी डिवाइसेस, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स और एसडी कार्ड्स यूजफुल इन ट्रेसिंग एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस। फिर बात करूँ एप्लीकेशन स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट्स, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर लॉग्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड डेटा रिलेटेड टू इंस्टॉल एप्लीकेशन। एग्जांपल के बात करूँ मैं, वीपीएन सॉफ्टवेयर्स हो गए, ब्राउजर एक्सटेंशंस हो गए, गेमिंग डेटा के लॉग्स एंड इंटरेक्शन डेटा फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स व्हिच कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू यूजर एक्टिविटी एंड सोशल कनेक्शन। तो यार आपको अगर पता हो तो जब ड्रग डीलिंग होती है बड़े लेवल पे डार्क डार्क वेब पे या कहीं पे भी, तो एक गेम भी एक ऐसा जरिया बन जाता है जिसके थ्रू ड्रग डील किया जा सकता है। बेसिकली हम अगर पबजी की बात करें या कोई और गेम की, उसमें ऑनलाइन चैट्स होती है जो कहीं स्टोर नहीं होती, वो सिर्फ गेम में स्टोर होती है। तो वहाँ पे वो चैटिंग करके भी बता लेते हैं भाई ये लोकेशन है, वो है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो बहुत हेल्प करता है वहाँ पे क्रिमिनल्स को। गेमिंग डेटा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस हो जाता है। प्रिंट एंड स्पूलर एंड क्लिपबोर्ड डेटा, data on files that were sent to the printer including document names and sometimes contains रिसेंटली क्या प्रिंट हुआ था, क्या जनरेट हुआ था प्रिंटर के थ्रू, तो वो भी बहुत काम आता है। क्लिपबोर्ड डेटा, क्लिपबोर्ड तो यार अपने फ़ोन के अंदर भी होता है जो बेसिकली अपने को हेल्प करता है कि हमने कुछ कॉपी किया है तो पेस्ट कर सके हम शॉर्ट फॉर्म में। टेम्परेरी डेटा स्टोर इन क्लिपबोर्ड विच में इंक्लूड कॉपी टेक्स्ट इमेजेस और फाइल्स। अब बात करते हैं फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर जो लैब्स में यूज़ किए जाते हैं या बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज में यूज़ किए जाते हैं, बिग फोर में कई बार यूज़ किए जाते हैं। कैन एन एबल ये पासवर्ड रिकवरी टूल, पहले हम बात करेंगे पासवर्ड रिकवरी एंड डिक्रिप्शन टूल्स के बारे में। ये टूल ऐसा है, ये पासवर्ड रिकवरी टूल फॉर विंडोज दैट कैन रिकवर वेरियस टाइप्स ऑफ पासवर्ड यूजिंग मेथड्स लाइक ब्रूट फोर्स, डिक्शनरी अटैक्स एंड क्रिप्टन एनालिसिस ऑफ हैश्ड पासवर्ड। तो ये टूल बेसिकली इसलिए यूज होता है कि आप डिक्शनरी अटैक्स कर सकते हो, आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो इस टूल से। इसमें कुछ पेड टूल भी, इसमें कुछ फ्री टूल्स भी है। मैं जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, मैं लास्ट में उस कोर्स में एक वीडियो भी रखूंगा जिसमें आपको सॉफ्टवेयर चला के दिखाऊंगा बेसिकली कैसे वर्क करता है। कुछ इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है मेरे पास, कुछ फ्री के सॉफ्टवेयर्स है, तो उनको वो कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा। फिर आ जाता है हमारा पासवर्ड किट, ए कंप्रेहेंसिव पासवर्ड रिकवरी सॉल्यूशन दैट डिक्रिप्ट फाइल्स एंड रिकवर लॉट्स और फॉरगेटन पासवर्ड फॉर विंडोज ऑफिस एंड एन्क्रिप्टेड फाइल्स। फिर आता है हमारा इलकॉम सॉफ्ट का पासवर्ड रिकवरी बंडल, ये भी ऐसे ही वर्क करता है। ए सेट ऑफ टूल्स टू रिकवर पासवर्ड फ्रॉम ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग विंडोज अकाउंट, एमएस ऑफिस, ईमेल्स एंड एन्क्रिप्टेड फाइल्स। फिर हमारा आ जाता है लोफट क्रैक,
एक टूल फॉर ऑडिटिंग एंड रिकवरिंग पासवर्ड बाय क्रैकिंग विंडोज अकाउंट पासवर्ड विया ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक। बेसिकली जितने भी पासवर्ड रिकवरी के टूल्स होते हैं वो मेनली मेथड्स यूज करते हैं, लाइक ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक या रेनबो अटैक जैसे मेथड्स यूज करते हैं पासवर्ड क्रैक करने के लिए। ये टूल जो मैंने बताया आपको, ये बेसिकली ऑडिटिंग में यूज होता है। जब एक ऑडिटिंग हो रही है किसी फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऐसे टूल्स यूज किए जाते हैं। ओपहा क्रैक, an open source Windows window password cracker using rainbow tables to recover password। मैंने आपको बताया कि रेनबो टेबल जैसे मेथड्स यूज किए जाते हैं रिकवर पासवर्ड को रिकवर करने के लिए। पैराबेन का DP2C डिवाइस सीजन एंड पासवर्ड क्रैकिंग, ये पैराबेन जो है एक इंडस्ट्री लेवल टूल है, बहुत ही बड़ी बड़ी लैब्स में यूज होता है सिस्टम के पासवर्ड क्रैक करने के। फॉरेंसिक टूल यूज फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन एंड पासवर्ड क्रैकिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेज। फिर हम बात करते हैं डेटा रिकवरी एंड डिस्क फॉरेंसिक्स। अब इसमें कौन से टूल आते हैं? एक तो आता है रिकुआ, जो फ्री टूल है, जो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीमियम भी मिलेगा और फ्री के भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें कुछ लिमिटेड फैसिलिटी फंक्शनलिटी होगी, लेकिन अच्छा टूल है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। फिर आता है मिनी टूल पावर डेटा रिकवरी एंटरप्राइजेज, इसमें भी एक फ्री मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। ये बेसिकली सारे टूल डेटा रिकवरी के। फिर आ जाता है हमारे स्टेलर डेटा रिकवरी फॉर विंडोज। स्टेलर्स और रिको और मिनी टूल्स जैसे ये फोन से सॉरी ये टूल्स काफ़ी यूज होते हैं लैब्स में रिकवरी के लिए। Stellar Data Recovery for Windows, a comprehensive data recovery tool for Windows to recover lost or deleted files from hard drives, SSD and external storage devices। Stellar Data Recovery for Windows सर्वर सिमिलर है, वैसे ही वर्क करता है, लेकिन सर्वर पे वर्क करता है, सर्वर से डेटा निकालने के लिए। Stellar Data Recovery for Outlook, आउटलुक के लिए भी एक स्पेशली डिजाइन टूल है, स्पेशलाइज इन रिकवरिंग लॉस्ट और डिलीटेड ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स एंड अटैचमेंट्स फ्रॉम आउटलुक, PST, OST फाइल्स। इसके एक्सटेंशंस हो गए, जिसमें आउटलुक फाइल स्टोर होती है, वहाँ से डेटा निकालने के लिए ऐसे टूल्स का यूज़ किया जाता है लैब्स में। फिर आता है डिस्क ड्रिल फॉर विंडोज ओएस, ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है रिकवरी के लिए। ये डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट्स रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम वेरियस स्टोरेज मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ड्राइव्स। ये डेटा कार्विंग करने में भी बहुत हेल्प करता है। आर ड्राइव इमेज, ए डिस्क क्लोनिंग एंड इमेजिंग सॉफ्टवेयर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट फॉरेंसिक इमेज ऑफ स्टोरेज डिवाइस फॉर एनालिसिस। ये भी टूल अच्छा है क्लोनिंग और इमेजिंग करने के लिए। फिर हमारा आ जाता है एक बहुत ही अच्छा टूल एनकेस। एनकेस यार मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही शानदार टूल है, एनालिसिस में भी बहुत वर्क करता है और डिलीटेड डेटा भी देता है ये, जब हम इमेजिंग कर रहे हैं या क्लोनिंग कर रहे हैं। वाइडली यूज फॉरेंसिक टूल फॉर डिस्क इमेजिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, सपोर्टिंग ए वाइड रेंज ऑफ डिजिटल एविडेंस एंड यूज्ड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एंटरप्राइजेस। यार एनकेस ऐसा टूल है जो आपको हर एक लैब में तो मिल ही जाएगा, 99.9% चांसेस रहते हैं, एनकेस तो अवेलेबल रहता ही है। ये एक बहुत ही बड़ा टूल है, जिसको आप सीख जाओ तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कोई फॉरेंसिक्स में। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये फॉरेंसिक का कोर्स कर ले तो, जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप फॉरेंसिक का कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो इजीली। फिर हमारा आ जाता है एक्सेस डेटा, FTK, फ्री यूटिलिटी है एकदम, फॉरेंसिक टूल किट है, ए कंप्लीट फॉरेंसिक सूट फॉर डिस्क इमेजिंग, एविडेंस कलेक्शन एंड एनालिसिस फीचरिंग डेटा कार्विंग, ईमेल एनालिसिस एंड पासवर्ड क्रैकिंग। फिर आ जाता है ईमेल एंड मैसेजिंग फॉरेंसिक्स के लिए। पहला तो आ जाता है भाई हमारा मेल एग्जामिनर, ए फॉरेंसिक ईमेल एनालिसिस टूल डिजाइन टू एक्सट्रैक्ट सर्च एंड एनालाइज ईमेल डेटा फ्रॉम वेरियस ईमेल प्लेटफॉर्म एंड फॉर्मेट्स। ईमेल हेडर का एनालिसिस करने में बहुत ही ज़्यादा, ईमेल को एनालिसिस करने का या ईमेल हेडर एनालिसिस करने के लिए ये टूल यूज़ किया जाता है। फिर हमारा आ जाता है बेल्का सॉफ्ट एविडेंस सेंटर एक्स। यार ये भी बहुत ही अच्छा टूल है, बेसिकली ये सब कुछ सपोर्ट करता है, iOS भी सपोर्ट करता है, और iOS के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है iOS फोरेंसिक्स के लिए। ए डिजिटल फोरेंसिक टूल दैट हेल्प एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग ईमेल, ब्राउजर एंड सोशल मीडिया। फिर आ जाता है हमारा OS फोरेंसिक्स, ए फोरेंसिक सॉफ्टवेयर दैट कैन सर्च, एनालाइज एंड मैनेज वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंस इंक्लूडिंग ईमेल, ब्राउजर हिस्ट्री एंड डिलीटेड फाइल्स।
फिर बात करते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक सूट्स में, फिर आता है हमारा न्यूक्स का कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन सूट, ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टूल यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेटा रिकवरी, डिस्कवरी, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस इन कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस। तो ये भी एक अच्छा टूल है जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज यूज करती है इस सूट को। ये बेसिकली सारे पेड टूल्स होते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं। फिर हमारा आ जाता है पहला दिन का फॉरेंसिक सूट। ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है जो लैब्स में यूज किया जाता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में यूज किया जाता है। ए बूटेबल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग ए कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक टूल्स फॉर डेटा एक्विजिशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। फिर हमारा आता है TSK एन ओपन सोर्स सूट फॉर टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग डिस्क इमेजेस एंड रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स, often used in combination with autopsy। कभी कभार हम इसको ऑटोप्सी के कॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं। ऑटोप्सी भी एक फ्री टूल है, ए डिजिटल फॉरेंसिक प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड ए ग्राफिकल इंटरफेस फॉर द TSK, facilitating disk images and analysis, file recovery and case management। यार आप ऑटोप्सी का भी यूज करना, एक फ्री टूल है। FT और ऑटोप्सी आप अच्छे से सीख जाओ तो आपको दूसरे टूल को सीखने में आसानी होगी, बिकॉज FT और ऑटोप्सी एक इंडस्ट्री लेवल टूल है, बेसिकली फ्री हो, लेकिन इनकी फंक्शनलिटी इतनी अच्छी है कि कई बार इतना अच्छा डेटा दे देते हैं, एनालिसिस में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप ये टूल यूज करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये दोनों टूल। फिर हम बात करते हैं फॉरेंसिक सूट्स फॉर कंप्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। अब भाई बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन में जो मेनली टूल्स यूज किए जाते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में, एक तो आ जाता है हमारा मैग्नेट का एक्सियोम, ए पावरफुल डिजिटल फॉरेंसिक्स प्लेटफॉर्म दैट कैन एक्वायर, एनालाइज एंड रिपोर्ट ऑन एविडेंस फ्रॉम कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस एंड क्लाउड सर्विसेज। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको मैग्नेट एक्सियोम का एक ट्रेल दिखाऊं, एक उस सॉफ्टवेयर को चला के बताऊं। फिर हमारा आ जाता है मैग्नेट का आउटराइडर। मैं बेसिकली आपको बता दूं आउटराइडर होता क्या है। एक आउटराइडर क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, एक छोटा सा लाइक पोर्टेबल हार्डवेयर डिवाइस होता है मैग्नेट का, जिसमें से प्री इंस्टॉल होता है एनके सॉफ्टवेयर। बेसिकली अब क्या होता है, जब हम क्राइम साइट पे गए और हम क्या होता है वहाँ पे फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो हम आउटराइडर का वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि आउटराइडर के अंदर प्री इंस्टॉल एनकेस होता है जिसको सिर्फ ओपन करना होता है। हमको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो है एक्वायर कर सकते हो इमेज को। बेसिकली फैल्कॉन और टैब्लू जैसे डिवाइसेस यूज होते हैं, लेकिन वो अगर अवेलेबल नहीं है तो हम आउटराइडर का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एनालिसिस के लिए एक लाइव एनालिसिस करना है तो हम आउटराइडर का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है बेल्कासॉफ्ट एविडेंस सेंटर एक्स। मैंने आपको बताया एक बहुत ही पावरफुल टूल है बेल्कासॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टूल है iOS फॉरेंसिक्स के लिए। यहाँ मैं बात करूँ मैक के लैपटॉप्स जो होते हैं, इनकी बात करूँ, एप्पल की जो सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैक के, उनके एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, काफ़ी अच्छा डेटा देता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए शेयर करके। जय हिंद, वंदे मातरम।